प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैली की पाठशाला में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा था किस तरह से टैली में हम न्यू लेज़र क्रिएट करते हैं। यदि आपने मेरा वह पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो उसके लिए मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा। आप ज़रूर उस वीडियो को देख लें ताकि आपको लेज़र बनाने संबंधी किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी बिल्कुल ना हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली में प्रयोग होने वाली वाउचर बटनों के बारे में, और साथ ही साथ हम ये भी सीखेंगे अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स क्या होते हैं, उनको समझेंगे। यदि आपने इन बेसिक रूल्स को बहुत अच्छे से समझ लिया तो यकीन मानिए आपको डेबिट क्रिएट करने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। तो आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा ताकि आप टैली में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब हम जानेंगे वाउचर की के बारे में। दोस्तों, सबसे पहली वाउचर की होती है F4, जिसको हम कॉन्ट्रा वाउचर के नाम से जानते हैं। इस वाउचर की का प्रयोग हम जब भी व्यापार में बैंक से पैसे निकालने हों या बैंक में पैसे जमा करने हों या व्यापार का पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करना होता है, तो इस प्रकार की एंट्री के लिए हम F4 कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं। जैसे मोहन ने स्टेट बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, सुरेश ने कैनरा बैंक से 10,000 रुपये दुकान के लिए निकाल लिए, राजेश ने 10,000 रुपये इलाहाबाद बैंक से पंजाब बैंक में ट्रांसफ़र किए। इस तरह की यदि कोई एंट्री आती है, मुख्य रूप से ये तीन ही प्रकार की एंट्री होती हैं जो F4 कॉन्ट्रा वाउचर से होती हैं। सीधी सी बात समझें, हमारे पास दुकान में पैसा आया, चूंकि दुकान का पैसा है वो उठा के हमने दुकान के खाते में जमा कर दिए, या दुकान के खाते से दुकान के प्रयोग के लिए पैसे निकाल दिए, या फिर दुकान के पैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर दिए। इस तरह की एंट्री के लिए हम F4 कॉन्ट्रा वाउचर का उपयोग करते हैं। इसके बाद अगली की जो होती है वो होती है F5। F5 को हम पेमेंट वाउचर कहते हैं। पेमेंट मतलब भुगतान। जब भी हम व्यापार में किसी भी प्रकार का भुगतान करते हैं, चाहे वो भुगतान किसी भी मद के लिए किया जाए, उन सभी प्रकार की भुगतान संबंधी प्रविष्टियों की एंट्री हम इस वाउचर की से करते हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जब भी व्यापार से रुपया जाए, मतलब किसी भी मद के लिए रुपया जाता है, तो उस एंट्री को हम F5 पेमेंट वाउचर से करते हैं। जैसे हमने सैलरी दी, मजदूरी दी, दुकान का किराया दिया, बिजली बिल दिया, दुकान की मरम्मत में खर्च हुए, जहाँ तक कि निजी प्रयोग के लिए भी यदि हम दुकान से पैसे निकालते हैं तो उस एंट्री को हम F5 पेमेंट से करते हैं। जैसे किसी पार्टी को हमने चेक के माध्यम से या ऑनलाइन हमने पेमेंट किया, तो वो सारी प्रविष्टियां हम F5 पेमेंट वाउचर से करते हैं। अब इसके बाद अगली जो वाउचर की है वो है F6। इसको हम रिसिप्ट वाउचर के नाम से जानते हैं। F6 रिसिप्ट वाउचर। जब भी व्यापार में रुपयों की प्राप्ति होती है, चाहे वह किसी भी मद से हुई हो, जैसे हमने नकद माल बेचा या हमें उधारी प्राप्त हुई या कमीशन प्राप्त हुआ, किसी भी मद से हमारे व्यापार में रुपयों की प्राप्ति होती है, तो उस प्रविष्टि को हम इस वाउचर की से करते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब भी व्यापार में रुपया आता है और वह रुपया किसी भी मद से आता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि व्यापार में रुपया आ रहा है तो हम उसकी प्रविष्टि F6 रिसिप्ट वाउचर से करते हैं। जैसे नकद माल का विक्रय किया, रमेश से नकद प्राप्त हुए, प्रमोद ने भुगतान में चेक दिया, व्यापारी द्वारा व्यापार में पूंजी लगाई गई। इस तरह की सारी प्रविष्टियां F6 रिसिप्ट वाउचर के द्वारा की जाती हैं। अब इसके बाद अगली वाउचर की जो होती है वो होती है F7। इसको हम बोलते हैं जर्नल वाउचर। इस वाउचर की का उपयोग हम सभी प्रकार के प्राप्ति एवं भुगतान संबंधी प्रविष्टियों को कर सकते हैं। इस वाउचर से की गई प्रविष्टि उसी खाते में जाती है जिस खाते की वो होती है। इसके अलावा हम इस वाउचर से उन प्रविष्टियों को भी कर सकते हैं जो अन्य वाउचर की के माध्यम से नहीं हो पाती हैं। तो दोस्तों, F7 एक जनरल वाउचर होता है। इसमें हम सभी प्रकार की प्रविष्टियों को कर सकते हैं और मुख्य रूप से हम इसमें उन प्रविष्टियों को करते हैं जो अन्य वाउचर की से नहीं हो पाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली जो वाउचर की है वह है F8 सेल्स वाउचर। अगली वाउचर की है वह है F8 सेल्स वाउचर। दोस्तों,
इस वाउचर की के माध्यम से हम माल के विक्रय संबंधी प्रविष्टि को करते हैं। जब भी माल बेचा जाता है तो उसकी प्रविष्टि इस वाउचर की के द्वारा की जाती है। F8 सेल्स वाउचर से सिर्फ एक ही प्रकार की एंट्री होती है, माल के विक्रय की। अब अगली वाउचर की होती है, इसका नाम है F9 परचेस वाउचर। इस वाउचर के माध्यम से हम माल के क्रय संबंधी प्रविष्टि को करते हैं। जब भी हम माल खरीदेंगे तो उसकी प्रविष्टि हम इस वाउचर के माध्यम से करते हैं। F8 की तरह F9 से भी सिर्फ एक ही प्रकार की प्रविष्टि होती है, जब भी हम माल को खरीदते हैं। उसके बाद अगली और आखिरी वाउचर की होती है F10 मेमोरेंडम वाउचर। इस वाउचर के द्वारा हम उन प्रविष्टियों को कर सकते हैं जिन्हें हम प्रॉपर अकाउंट में नहीं करना चाहते हैं। यह सिर्फ याददाश्त के लिए होता है। इस वाउचर से की गई प्रविष्टि का प्रभाव किसी भी खाते पर नहीं पड़ता है। अब हम बात करेंगे लेजर्स के बारे में, खातों के प्रकार के बारे में कि खाते क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, अकाउंटिंग में मुख्य रूप से जो खाते होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है वस्तुगत खाता रियल अकाउंट, और तीसरा होता है नाम मात्र का खाता। इसी को आय व्यय के खाते या लाभ हानि के खाते भी कहते हैं। इसे बोला जाता है नॉमिनल अकाउंट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिगत खाते के बारे में, पर्सनल अकाउंट के बारे में। इसका जो नियम होता है वो नियम होता है, व्यापार में जो भी व्यक्ति, फर्म या संस्था रुपयों या माल को पाने वाली होती है उन्हें हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं, तथा जो भी व्यक्ति, फर्म या संस्था रुपयों और माल को देने वाली होती है उन्हें हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। यदि एक लाइन में हम इस नियम को समझें तो एक लाइन में नियम को हम बोलेंगे, पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट करो। ये इस व्यक्तिगत खाते का नियम होता है। आप लोगों को मालूम है कि अकाउंटिंग में 2 पक्ष होते हैं, एक क्रेडिट पक्ष होता है और एक डेबिट पक्ष होता है। तो किस मद को डेबिट करना, किस मद को क्रेडिट करना है, वो इन खातों के जो नियम होते हैं उसके द्वारा निर्धारित होता है। अब व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत कौन कौन से खाते आते हैं, जैसे सबसे पहला आता है बैंकों के खाते, स्कूल कॉलेजों के खाते, फर्म संस्थाओं के खाते, समस्त व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह के खाते। ये इस तरह के सारे खाते जो होते हैं वो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। दूसरा जो होता है वस्तुगत खाता, इसे बोलते हैं हम रियल अकाउंट। इसका नियम होता है, जब भी व्यापार में कोई वस्तु या रोकड़ आती है तो हम उसे डेबिट पक्ष में लिखते हैं, तथा जब भी व्यापार से वस्तु या रोकड़ जाती है तो हम उसको क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। अब इसका एक लाइन में नियम क्या होगा, वस्तु या रोकड़ आए तो डेबिट तथा जाए तो क्रेडिट करो। बस इतना ही, वस्तु रोकड़ आए तो डेबिट, जाए तो क्रेडिट करो। इस लाइन को आप याद रखेंगे तो आपका ये नियम हमेशा आपको याद रहेगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से खाते आते हैं, जैसे रोकड़ खाता, क्रय विक्रय खाता, भूमि भवन, फर्नीचर, मशीन आदि समस्त प्रकार की वस्तुएं जो व्यापार में उपयोग होती हैं, जिनका लेन देन होता है या जो व्यापार के काम में आती हैं, उन सारी वस्तुओं का जो खाता होता है वो इस वस्तुगत खाते के अंतर्गत आएगा। अब अगला नियम होता है नाम मात्र का खाता यानी नॉमिनल अकाउंट। इसका नियम होता है, व्यापार में होने वाली समस्त प्रकार के व्यय एवं हानियों को हम डेबिट पक्ष में लिखते हैं तथा समस्त लाभ एवं आय को हम क्रेडिट पक्ष में लिखते हैं। एक लाइन में इसका नियम क्या होगा, समस्त व्यय एवं हानियों को डेबिट तथा लाभ एवं आय को क्रेडिट करो। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से खाते आएंगे, जैसे वेतन खाता, मजदूरी खाता, टेलीफोन बिल का खाता, कमीशन प्राप्ति का खाता या कमीशन हमको मिला या दिया, कटौती मिली यदि, किराया मिला या दिया, ये सारे जो खाते होते हैं ये आय व्यय से संबंधित खाते होते हैं। तो ये सारे के सारे खाते जो होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट यानी नाम मात्र के खाते के अंतर्गत आते हैं। तो ये 3 प्रकार के आपके खाते होते हैं जिनको अभी हमने समझा। सबसे पहला हमारा जो खाता होता है उसका नाम है व्यक्तिगत खाता, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का नियम क्या होता है, एक लाइन वाला नियम आप हमेशा याद रखिए, पाने वाले को डेबिट तथा देने वाले को क्रेडिट करो। दूसरा जो नियम होता है वो होता है वस्तुगत खाते का। इसका नियम होता है, वस्तु या रोकड़ आए तो उसे डेबिट तथा जाए तो उसे क्रेडिट करो। और तीसरा जो नियम होता है वह होता है नाम मात्र के खाते का। इसका एक लाइन में नियम होगा, समस्त व्यय एवं हानि को डेबिट तथा लाभ एवं आय को क्रेडिट करो। ये 3 खाते होते हैं और इन 3 खातों के 3 नियम आपने समझे। यदि आप इन नियमों को अच्छे से याद रखते हैं तो आपको डेबिट क्रेडिट करने में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। अब अपन एक और छोटा सा नियम समझ लेते हैं कि डेबिट और क्रेडिट करने के 3 साधारण नियम। कि डेबिट क्रेडिट जब हम करते हैं
तो कौन से 3 साधारण नियमों को हमको याद रखना होता है, ध्यान रखना होता है, जिससे हमारी एंट्री हमेशा सही रहे। देखिए, डेबिट क्रिएट करते समय यदि आपके पास किसी प्रकार की कोई प्रविष्टि है, कोई एंट्री है, तो उसमें सबसे पहले हमको देखना होता है कि उस एंट्री में कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहली बात, ये 2 खाते ही क्यों प्रभावित होते हैं, 2 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 2 खातों की बात हम क्यों करते हैं, क्योंकि हम जो एंट्री सिस्टम पढ़ रहे हैं वह है डबल एंट्री सिस्टम, यानी दोहरा लेखा प्रणाली। और इसकी खास बात क्या होती है कि इसमें एक ही समय पर एक साथ 2 खातों पर प्रभाव पड़ता ही है। इसलिए यहाँ पर 2 खातों की बात हो रही है कि कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले तो हम एंट्री में ये देखते हैं। उसके बाद जो खाते प्रभावित हो रहे हैं वह किन खातों के अंतर्गत आते हैं, अर्थात व्यक्तिगत, वस्तुगत या नाम मात्र किन के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा होता है जिन खातों के अंतर्गत वो खाते आते हैं, मतलब प्रभावित होने वाले खाते जिन खातों के अंतर्गत आते हैं उनके नियम क्या है। इन 3 नियमों को आप ध्यान में रखेंगे तो हम डेबिट क्रेडिट बहुत आसानी से कर पाएंगे। एक एंट्री से इन तीनों नियमों को समझते हैं। जैसे एक एंट्री है, राम ने 10,000 रुपए का माल नगद खरीदा। अब सबसे पहले हमको देखना है इस नियम के आधार पे कि कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। तब इस एंट्री में हम देखेंगे कौन से 2 खाते प्रभावित हो रहे हैं। राम ने 10,000 रुपए का माल खरीदा। सबसे पहले तो यहाँ पे 10,000 रुपए की बात हो रही है, मतलब आपका कैश अकाउंट, और दूसरा आपने माल खरीदा तो आपका परचेस अकाउंट। तो यहाँ पर आपके 2 खाते प्रभावित हुए। सबसे पहला आपका हुआ है, पर सबसे पहला अकाउंट जो आपका यहाँ पे प्रभावित हो रहा है वो हो रहा है आपका कैश अकाउंट, और दूसरा आपका हो रहा है परचेस अकाउंट। अब दूसरा नियम क्या बोलता है, वह खाते जो प्रभावित हो रहे हैं वो किन खातों के अंतर्गत आते हैं। हमको मालूम है कि यहाँ पर जो परचेस अकाउंट और कैश अकाउंट है ये दोनों रियल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा दूसरा वाला नियम भी हो गया। अब तीसरा नियम, प्रभावित होने वाले खातों के नियम क्या है। अब हमारा कौन सा यहाँ पे खाता प्रभावित हो रहा है, हमारा खाता यहाँ पे प्रभावित हो रहा है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का नियम क्या होता है, वस्तु रोकड़ व्यापार में आए तो डेबिट और जाए तो क्रेडिट करो। तो आपके व्यापार में क्या आ रहा है, वस्तु आ रही, यानी आपने माल खरीदा, तो परचेस अकाउंट आपका डेबिट हो गया, और आपके व्यापार से रुपया जा रहा है तो आपका कैश अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो एंट्री क्या हो गई, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इस तरह से इन 3 नियमों के आधार पे हमने इस एंट्री को किया। लेकिन आप इस एंट्री को और भी आसानी से समझ सकते हैं। आप जो भी एंट्री आपके सामने होती है, आपको उस एंट्री को ये समझना है कि वह एंट्री आपके व्यापार में हो रही है, आप उस व्यापार के ऑनर हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी आ रहा है जा रहा है, वो आपके व्यापार में आ रहा है। उसको सोच के यदि आप किसी एंट्री को करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा आसानी होगी डेबिट क्रेडिट करने की। दोस्तों, आज की वीडियो में आपने सीखा टैली की वाउचर बटनों के बारे में, साथ ही साथ आपने जाना कि अकाउंटिंग के बेसिक रूल्स क्या होते हैं जिनकी सहायता से बड़ी आसानी से हम डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। दोस्तों, अब इसके आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे वाउचर एंट्री करना, टैली में किस तरह से हम एंट्री को पास कराते हैं, किस तरह से हम वाउचर एंट्री करते हैं। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।